हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद पिंडू चैनल पर। आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर है चैप्टर 5 वो है हमारा, ये देखिएगा पार्ट 5 है पृष्ठ रसायन। इसको हम कंप्लीट एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश करा देंगे। कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा टॉपिक क्लियर करा देंगे और इसकी न्यूमेरिकल भी हम अलग से वीडियो में लाएंगे। तो इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर निपटा देंगे। अगर आप इससे पहले हमने पहले भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक बना दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो हम इसको शुरू करते हैं। आज का चैप्टर हमारा है पार्ट 5 पृष्ठ रसायन। पार्ट शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको समझाते हैं हम पहली हेडिंग। हमारी पहली हेडिंग है वो है अधिशोषण। अब अधिशोषण होता क्या, पहले इसकी डेफिनेशन पर लेते क्या है और फिर बाद में हम आपको समझाएंगे। किसी पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ के ऊपर जमा हो जाना, यानी कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के ऊपर जमा हो गया, उस पर बने रहना अधिशोषण कहलाता है। जो पदार्थ अधिक शोषित होता है उसे अधिशोषण कहते हैं। जिन पदार्थ पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। समझ गए आप? अब समझाते हैं आपको। इसने क्या कहा डेफिनेशन में, किसी पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ के ऊपर जमा हो जाना तथा उस पर बने रहना अधिशोषण कहलाता है। जैसे कि हमारे पास ये पदार्थ है, इसको आप अमरूद समझ सकते हैं, गुआवा समझ सकते हैं। अमरूद है, इस पर ये गिंडार है, गिंडार इसके ऊपर आके चिपक गई, खाने के लिए से चिपक गई, तो ये क्या हो गया, इसको ही हम अधिशोषण हेडिंग क्या है, अधिशोषण कहते हैं। यानी कि किसी पदार्थ पर किसी अन्य पदार्थ पर आकर जमा हो जाना, चिपक जाना ही हमारा अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, अब आगे इसने क्या कहा था, जो पदार्थ अधिक शोषित होते हैं उन्हें अधिशोष्य कहते हैं। अधिशोषित होते हैं उन्हें अधिशोष्य कहते हैं। जैसे कि ये गोल गोल गिंडार आपको दिख रही है, ये अधिशोष्य होंगी। क्यों? क्योंकि यही गिंडार तो इस अमरूद के अंदर जाएंगी, तो ये अधिशोष्य होंगी। इनको तो शोष्य किया जाएगा, इनको शोषण किया जाएगा। और जो जिन पदार्थ पर अधिशोषण होता है अधिशोषक कहते हैं। जिस पर अधिशोषण होगा, इस अमरूद पर होगा, उसे हम अधिशोषक कहेंगे। जिस पदार्थ पर होगा ना उसे अधिशोषक कहते हैं। आपके बात क्लियर है? इतना डेफिनेशन समझ में आई अधिशोषण किसे कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम, अवशोषण किसे कहते हैं, जिसका अवशोषण होता है। आइए समझते हैं। किसी पदार्थ का किसी दूसरे पदार्थ के भीतर तक पहुंच जाना अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कोई पदार्थ है, अमरूद है, तो इसमें गिंडार क्या होगी, अंदर चली जाएगी। उसमें अंदर नहीं गई थी, इसमें बाहर ही थी, तो इसमें अंदर चली गई, भीतर चली गई, तो ये हमारा अवशोषण कहलाता है। समझ में आया हमारा अवशोषण क्या है? ये दोनों हेडिंग आपके समझ में आई? तो मैं इसको रफ कर देता हूं और नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं दूसरे वाला। अब लेते हैं हम शोषण। शोषण क्या होता है? जब अधिशोषक की व अविशोषण एक साथ होता है तो इस क्रिया को शोषण कहते हैं। जब दोनों एक साथ होंगे, यानी कि यहाँ डायग्राम से समझ सकते हैं, चित्र से समझ सकते हैं। बाहर क्या हो रहा है, ठीक है, बाहर ये अमरूद के बाहर क्या थे, गिंडार, और गिंडार अंदर पहुंच गई तो बाहर भी अंदर भी दोनों एक साथ हो रहे हैं। पहले उसमें अलग हो रहे थे और दूसरे वाले में अलग हो रहे थे, तो इसमें दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इस हेडिंग पर। विशोषण क्या है? किसी अधिशोषण की सतह से अधिशोष्य को पृथक करने की क्रिया को विशोषण कहते हैं। पृथक यानी कि अलग करना। जैसे कि किसी अधिशोषक की सतह, अधिशोषक क्या है, हमारा अमरूद की सतह, ये सतह है इसकी पूरा। ठीक है, तो किसी अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य क्या है, ये गिंडार, ये गिंडार। ठीक है, अधिशोषक को पृथक करने की क्रिया, पृथक यानी अलग करने की क्रिया को विशेषण कहते हैं। यानी इस गिंडार पर चिपक रहे थे ना ये अमरूद पर, तो इसे अलग कर दिया, तो इसे ही क्या कह देंगे हम, विशोषण। ठीक है, इतना आपका क्लियर है? अब हम दोनों में अंतर पढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। अधिशोषण पृष्ठ की सतह के ऊपर होते हैं। देखा जाए जैसे कि आपके हाथ में अमरूद था, उसके ऊपर चिपक रहे थे क्या, गिंडार। आप ऐसे समझ सकते हैं एग्जांपल के तौर पर के, तो पृष्ठ की सतह के ऊपर रहते हैं। लेकिन अवशोषण में क्या था, वे अंदर गए थे, तो अवशोषण की पृष्ठ की सतह के नीचे होते हैं, अंदर चले जाते हैं। अधिशोषण में अधिशोषक की सांद्रता असमान रहती है। ठीक है, उसकी सांद्रता ना असमान रहेगी। अवशोषण में पदार्थ की सांद्रता प्रत्येक स्थान पर एक जैसी होती है। ठीक है, प्रारंभ में अधिशोषण का वेग अधिक होता है और बाद में कम हो जाता है। प्रारंभ में तो उसका वेग क्या होगा, वेग अधिक होता है, तेजी से अंदर जाता है, लेकिन बाद में कम हो जाता है, बाद में आराम से जाता है, तो उसे क्या कहेंगे,
अधिशोषण। अवशोषक में पूरी प्रक्रिया में अधिशोषण का वेग एक समान रहता है, क्योंकि ऊपर ही बैठे रहेंगे तो वेग जैसा ही रहेगा। क्लियर है आपके? चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं हम अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला है भौतिक अधिशोषण, दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। यानी भौतिक जो बाहर से होता है, रासायनिक यानी केमिकल के द्वारा होता है। आइए पढ़ते हैं, पहले भौतिक वाला ले लेते हैं। नंबर 1 पहली हेडिंग बना लेते हैं, भौतिक अधिशोषण। ठीक है, बना ली हेडिंग, साथ के साथ नोट करते चलिएगा। ठीक है, इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोषक की सतह से दुर्बल बलों द्वारा जुड़ा रहता है। जब ये गिंडार उसके ऊपर जो अमरूद के ऊपर जो चिपकी रहती है ना, किसके द्वारा चिपकी रहती है? वह वंडरवाल बल द्वारा जुड़ी होती है। बल लगता है जिसे दुर्बल वंडरवाल बल कहते हैं। ठीक है, भौतिक अधिशोषण सभी गैसों और सभी ठोसों के लिए मध्य संभव है। यह सभी ठोस में और सभी गैस में संभव है, सभी हो सकता है। इस प्रक्रम की संकीर्ण ऊर्जा शून्य होती है। इसमें संकीर्ण ऊर्जा कैसी होगी? शून्य होगी। ये तो था भौतिक अधिशोषण। अब लेते हैं रासायनिक अधिशोषण को, हेडिंग बनाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम दूसरा देखते हैं, वो है हमारा रासायनिक अधिशोषण। हाँ, इस प्रकार की अधिशोषण में अधिशोष्य तथा अधिशोषण की सतह से रासायनिक बंधों से जुड़े होते हैं। ये कहीं से जुड़े रहते हैं? रासायनिक बंधों द्वारा। वो दुर्बल वैद्युत वंडरवाल बल द्वारा जुड़ा था, और ये हमारा कहीं से जुड़ा है? ये हमारा जुड़ा है बंधों द्वारा, रासायनिक बंधों द्वारा जुड़ा है। इस बंधों की प्रकृति आयनिक या सहसंयोजी होती है, हो सकती है आयनिक हो सकती है, आयनिक हो सकती है, माइनस प्लस हो सकती है, या सहसंयोजी हो सकती है। अधिशोषण में पृष्ठीय यौगिक बनता है। कैसा बनता है? एक पृष्ठीय बनता है, जिसका कोई पृष्ठ हो। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं, जो है भौतिक अधिशोषण के लक्षण। ये पहले वाला ले लेते हैं पॉइंट, भौतिक अधिशोषण के लक्षण। इसके लक्षण क्या हैं? तो 5 प्रकार के इसके लक्षण हैं। इसको हम डीपली पढ़ेंगे, पहले इसका हेडिंग देख लेते हैं। विशिष्टता की कमी, दूसरी है उत्क्रमणीय प्रकृति, तीसरी है पृष्ठ क्षेत्रफल, चौथी है अधिशोषण एंथैल्पी ऊर्जा, और 5वीं है अधिशोष्य की प्रकृति। तो हम पहली हेडिंग बना लेते हैं, विशिष्टता की कमी। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। पहला है हमारा विशिष्टता की कमी। तो इसमें क्या होता है? भौतिक अधिशोषण प्रत्येक गैस व ठोस के मध्य संभव है। ये क्या है? विशिष्टता का है। ये किसी भी ठोस गैस के मध्य उपस्थित हो सकता है, इसलिए इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है। तो इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है क्योंकि एक विशिष्ट अनोखी नहीं होती है। अनोखी किसकी होती है? जो सिर्फ गैस में मिले या फिर किस ठोस में मिले। ये कि किसी में भी मिल सकती है, तो ये विशिष्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति। भौतिक अधिशोषण में प्राकृतिक उत्क्रमणीय होती है। जैसे हम रिएक्शन से समझते हैं, ठोस लिया हमने, प्लस उसमें गैस मिला दी, तो क्या होगा? गैस होगा या ठोस होगा, प्लस उसमें अलग हो जाएगी का ऊष्मा हो जाएगी अलग। ये क्लियर है इतना? बढ़ते हैं तीसरे वाले की तरफ, जो है पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ का मतलब होता है ये पृष्ठ है इसका, ये गोल गोल, और क्षेत्रफल कितना है इसका। तो इसमें देखते हैं, अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होता है अधिशोषण उतना ही अधिक होता है। सही बात है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, क्या? अमरूद के ऊपर गिंडार, जितना बड़ा अमरूद होगा उतनी ज्यादा उस पर गिंडार आ सकती है, यानी कोई और पदार्थ आ सकता है। एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, तो वही इसमें कहा गया है। फोर्थ है अधिशोषण एंथैल्पी ऊर्जा। ये एंथैल्पी ऊर्जा कौन सी होती है? भौतिक की अधिशोषण की एंथैल्पी ऊर्जा का मान कम होता है। इसका मान बहुत कम होता है, 30 से 40 जूल होता है। आगे बढ़ते हैं, अधिशोषण की प्रकृति। आसानी से द्रवित होने वाली गैस आसानी से अधिशोषित होती है। जो आसानी से द्रवित हो जाती है ना, पानी में मिल जाती है, वो कैसी हो सकती थी? वह आसानी से अवशोषित हो जाती है, मिल जाती है। इतनी बात आपके क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं रासायनिक अधिशोषण। तो पहला हमारा हेडिंग है रासायनिक अधिशोषण के लक्षण। तो यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विशिष्ट प्रकृति। क्या होती है प्रकृति? यह अधिशोषण सभी गैसों व ठोसों के मध्य संभव नहीं है। यह सभी ठोस गैस के मध्य है ही नहीं संभव। दूसरी हेडिंग देखते हैं इसकी, अनुत्क्रमणीय प्रकृति। रासायनिक अधिशोषण में यौगिक का निर्माण होता है, इसलिए प्रकृति अनुक्रमणीय होती है। यहां पर यौगिक का निर्माण होगा, नया यौगिक बनेगा, वहां पर अनुत्क्रमणीय प्रकृति होती है। यह समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं आगे, जो है हमारा भौतिक
ठीक है, जो आगे है हमारा भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। पहला पॉइंट ले लेते हैं, भौतिक अधिशोषण इधर लिख लेते हैं और रासायनिक अधिशोषण इधर। अब देखते हैं भौतिक अधिशोषण। इसमें अधिशोषक की सतह से दुर्बल वांडर बल द्वारा जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? दुर्बल वांडर बल द्वारा जुड़ा होता है। और इसमें अधिशोषक की सतह से रासायनिक बल द्वारा जुड़ा होता है। ये रासायनिक और ये दुर्बल वांडर बल द्वारा जुड़ा होता है। दोनों में अंतर समझ गए। इसमें कोई पृष्ठीय यौगिक नहीं बनता। इसमें कोई पृष्ठीय यौगिक नहीं बनता, इसमें पृष्ठीय यौगिक बनता है। भौतिक की संकीर्ण ऊर्जा शून्य होती है। इसमें भौतिक की संकीर्ण ऊर्जा शून्य होती है, इसमें इसकी संकीर्ण ऊर्जा अधिक होती है। अभी संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है अगर आपको नहीं पता है, मैंने पहले विलेन चैप्टर में पढ़ा दिया था और रासायनिक भौतिकी चैप्टर में संकीर्ण ऊर्जा पढ़ाई थी, उसमें देख लीजिएगा। इसकी प्रकृति उत्क्रमणीय होती है, इसकी प्रकृति अनुत्क्रमणीय होती है। ये तीव्र होते हैं, ये तीव्र, ये मंद होते हैं, ये मंदे होते हैं, ये तेजी से होते हैं। इतना क्लियर है आपके? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब अगली हेडिंग देखते हैं, वो है हमारी ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ये 5 प्रकार के होते हैं, हम 5 को पढ़ेंगे डीपली। तो पहली हेडिंग बनाते हैं हम, पहले वाला पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी किसी चीज का पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसी ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, गैस का अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। ठीक है, जितना ज्यादा उसका क्षेत्रफल होगा, शोषण भी उतना अधिक होगा ना। ठीक है, शोषण उसको उतना कर पाएगा। ठोस अधिशोषण की प्रकृति। दूसरा है समान परिस्थिति में भिन्न भिन्न अधिशोषण करते हैं। ठीक है, समान परिस्थिति में भिन्न भिन्न अधिशोषण होते हैं, अलग अलग होते हैं। तीसरी है गैस की प्रकृति। जो गैस आसानी से द्रवित हो जाती है, जो गैस आसानी से द्रवित यानी पानी में मिल जाती है और जल में अधिक घुलनशील होती है, जल में अधिक घुलनशील होती है, उस गैस का भौतिक अधिशोषण भी उतना अधिक होता है, उसका अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। अब बढ़ते हैं, ये 3 था ना, तीसरी हेडिंग थी। अब पढ़ते हैं चौथी हेडिंग की तरफ, जो है हमारी ताप का प्रभाव। हाँ तो फ्रेंड्स, 5वीं हमारी वो सॉरी 4th है हमारी ताप का प्रभाव। अधिशोषण एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। इसलिए ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटता है, तो इसका अधिशोषण क्या होगा? घटेगा। अब आते हैं 5वीं, ठोस अधिशोषण का संकीर्ण। किसी ठोस के उन भागों को जिन पर गैस अधिशोषित होती है, उसे ही हम ठोस अधिशोषण कहते हैं। अब बढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, वो है उत्प्रेरण। पेपर में कई बार आ चुका है, तो चलिए बढ़ते हैं उत्प्रेरण की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं उत्प्रेरण। ये रहा उत्प्रेरण, हेडिंग बनाएंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। पढ़ते हैं इसे। वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। किसके? कोई भी अभिक्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रही है, तो उसके वेग को क्या परिवर्तित कर देता है? बदल देता है। कोई इधर को जा रहा है तो इधर को कर देगा, उसको बदल देता है। परंतु पदार्थ स्वयं, जो पदार्थ का स्वयं अभिक्रिया के अंत में मात्रा और रासायनिक संगठन में अपरिवर्तित रहता है। मतलब कि जो क्या होगा, पदार्थ होगा ना, उसकी मात्रा खुद नहीं चेंज होगी, इसलिए कहा है उत्प्रेरक कहलाता है, वही उत्प्रेरक कहलाता है, और इस घटना को उत्प्रेरण कहलाते हैं। अब देखिएगा, यह अभिक्रिया प्रारंभ में बहुत धीमी गति से होती है। ठीक है, यह अभिक्रिया जब करते हैं इस अभिक्रिया को, तो प्रारंभ में बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन जब इसमें हम क्या कर देते हैं, जब इसमें हम MnO2 मिलाया जाए तो यह अभिक्रिया बहुत तीव्र हो जाती है। आपको ये क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं समागी उत्प्रेरण और कौन सा विषमागी उत्प्रेरण, इन दोनों को पढ़ते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए, समागी उत्प्रेरण, इसमें क्या होता है? जब अभिकारक और उत्प्रेरण, अभिकारक जैसे बनता है कुछ चीज, अभिकारक और उत्प्रेरण की भौतिक अवस्था एक जैसी हो, जब दोनों एक जैसे ही हो तो ये समागी मिश्रण बनाते हैं, समागी मिश्रण बनाते हैं, एक जैसा बनाते हैं, तो उत्प्रेरण को समागी उत्प्रेरण कहते हैं, तो उसे ही हम समागी उत्प्रेरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2SO2 था, गैस थी ये, प्लस O2 ये भी गैस थी, दोनों को मिलाया हमने, उत्प्रेरक का काम किया, तो क्या बना? 2SO3। ठीक है, दोनों मिल गए ना उत्पाद, क्योंकि दोनों एक से ही थे। अब आते हैं इधर, वो थी हमारी विषमागी उत्प्रेरण।
इसमें क्या होता है, जब उत्प्रेरक और अभिकारक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में हो, दोनों अलग अलग हो, वहां पर एक से थे, यहां पर अलग अलग होंगे, तो उत्प्रेरण को विस्मागी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे कि यहां पर देखिएगा 2SO2 यहां पर गैस था, प्लस O2 यहां पर गैस था, पीईटी की छड़ लेंगे और 2SO3, यहां पर भी SO3 बना था और यहां पर भी SO3 बना था, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। समझ में आया आपको? भले ही वो अलग अलग हो लेकिन अंतर कुछ नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं धनात्मक उत्प्रेरण और ऋणात्मक उत्प्रेरण। पहले हम ले लेते हैं धनात्मक उत्प्रेरण। ये होता क्या है? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देते हैं, कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रही है ना, उसको वेग को बढ़ा देंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी? तो वह हमारा धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। और यही घटना हमारी धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे कि आपने यहां दिख रहा होगा N2 + 3H2 में हमने क्या मिलाया? Fe मिलाया, तो क्या बन गया हमारा 2HNS3, तो क्या बन गया? अमोनिया बन गया। तो वेग बढ़ा नहीं बढ़ा इसका? आइए इधर बढ़ते हैं। अब आते हैं ऋणात्मक। ये इसका उल्टा होता है, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। वहां बढ़ा रहे थे, धनात्मक था, इसलिए यहां घटा देंगे, अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव उत्प्रेरक कहलाते हैं, और यह घटना ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाती है। आपको क्लियर हो चुका है दोनों चीजें? चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स अब देखते हैं अगली हेडिंग। वो है पहली स्वयं उत्प्रेरण। स्वयं मतलब कि खुद से ही उत्प्रेरण होना, आपको हेडिंग से ही पता लग रहा है। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई उत्पाद यानी प्रोडक्ट स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो उत्प्रेरक का कार्य खुद करेगा वो, तो उसे स्वयं उत्प्रेरक कहते हैं। इस घटना को स्वयं उत्प्रेरण कहते हैं। क्लियर है इतनी आपकी चीजें? अब आते हैं दूसरी हेडिंग पर, प्रेरित उत्प्रेरक। हेडिंग से ही पता लग रहा है किसी चीज को प्रेरित कर रहा है। देखिएगा, जब कोई एक अभिकारक किसी दूसरे अभिकारक को प्रेरित करता है, एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को प्रेरित करता है कि भाई तू भी करके दिखा, ऐसा करना यार, तो ये सब क्या कहते हैं? तो इसे उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। अब आते हैं इधर, उत्प्रेरक वर्धक क्या है? वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। किसी क्रियाशीलता यानी काम करने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, तो वह हमारा उत्प्रेरक वर्धक कहा जाएगा। आते हैं अगला, उत्प्रेरक विषय। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं, उसे उत्प्रेरक नष्ट कहते हैं, उत्प्रेरक विष कहते हैं। समझ गए? विष यानी कि बहुत बेकार चीज है, खराब कर देना, तो क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसका नाम उत्प्रेरक विष है। इनकी हेडिंग से ही इनकी परिभाषा खुद आप बना सकते हैं, खुद ही पहचान सकते हैं इनकी चीजें। ये बात क्लियर है? आप पढ़ते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट और भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वह है कोलाइडी अवस्था। हाँ तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम कोलाइडी अवस्था पे। कोलाइडी अवस्था ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक है। आप इसको लिख कर रख लीजिएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये रखा हुआ मिलेगा कि कोलाइडी अवस्था किसे कहते हैं। इसको समझाइएगा, हर बार आता है ये, तो हम इसको समझाते हैं। कोलाइडी अवस्था, वैज्ञानिक थॉमस ग्रहण ने घुलनशील पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया। जो घुलनशील पदार्थ होते हैं ना, जो आप आसानी से घुल जाते हैं, चीनी भी को आप आसानी से घुल जाती है, वो काहे को दो भागों में विभाजित किया उसने। पहला क्रिस्टल, जिन पदार्थों के विलयन 5 मिनट झिल्ली से आसानी से विस्तृत हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टल होते हैं। ऐसे को क्रिस्टल आप कहते हैं। जो आसानी से 5 मिनट झिल्ली क्या होती है, छान कर निकालती है वो अपने पदार्थों को, तो उसे बोलते हैं हम क्या? क्रिस्टल आप। ठीक है, उससे आसानी से निकल जाता है उसमें से। तो ये तो क्या, एक दूसरे वाला है हमारा कोलाइडी। कोलाइडी वे पदार्थ होते हैं जिनके विलयन 5 मिनट झिल्ली में से विस्तृत नहीं हो पाते हैं, या निकल नहीं पाते, या फिर निकलते हैं तो धीरे धीरे निकलते हैं। ऐसे पदार्थ एक्रिस्टले कहलाते हैं। ऐसे को हम एक्रिस्टले भी कहते हैं। जैसे कि गोंद प्रोटीन। अब गोंद को झिल्ली में से निकाले, चाय छन्नी में से निकाले, कैसे? चाय छन्नी आपने ले ली, उसमें गोंद डाली, चिपचिपा होता है, क्या निकल जाएगा? छन जाएगा? नहीं, या तो बिल्कुल मंदा निकलेगा या निकलेगा ही नहीं। प्रोटीन भी ऐसे होता है, रबड़ जैसा होता है, वो भी नहीं निकल पाएगा उसके अंदर से। समझ गए ना आपने सारी चीजें? चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। कोलाइडी के संबंध में आधुनिक विचार, इसमें क्या है? आधुनिक विचार के अनुसार कोलाइडी अवस्था पदार्थ के आकार पर निर्भर करती है कि उसका आकार कितना बड़ा है। जिन कणों का आकार 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है, माइनस का मतलब बहुत छोटा होता है, वे सभी कोलाइडी कण होते हैं, वे सभी कोलाइडी कण कहलाते हैं। अब आप जाते हैं इधर, वास्तविक विलयन, यह एक समागी निकाय है। इसमें विलय और विलायक, विलय मतलब कि चीनी, विलायक मानी पानी, के कणों का आकार 10⁻⁷, ये बहुत ज्यादा छोटा है, माइनस में जा रहा है, तो क्या छोटा या इससे भी कम हो? बताओ,
10⁻⁷ बहुत छोटा है और इससे भी छोटा हो तो इन कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इतने छोटे होते हैं ना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, जब मशीन नहीं होती देखते हैं हम, छोटी चीजों को बड़ा करके देखते हैं, बहुत बारीक चीजों को, तो उससे भी नहीं देखा जा सकता है ये वास्तविक विलयन इतना बारीक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे नमक का मिश्रण ले लिया, यूरिया का मिश्रण, चीनी का, उसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते हैं। ये क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं कोलाइडी विलयन की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं कोलाइडी विलयन। आइए इधर देखते हैं कोलाइडी विलयन। यह एक विस्मागी विनिकाय है। इसके विलायक के कण का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर या इससे भी कम होता है तथा विलायक के कणों का आकार 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। जो विलायक होगा, विलायक बोले तो पानी, उसका आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर यानी बहुत कम होगा, और विलय, विलय यानी कि चीनी जो इसमें घुलेगी, कणों का आकार 10⁻⁴ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। ठीक है। कोलाइडी कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता है। ये इतने बारीक होते हैं कि इन्हें सूक्ष्मदर्शी मशीनों की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता है, जैसे कि गोंद को नहीं देखा जा सकता है स्टार्च। ये इसके एग्जांपल हो गए। बढ़ते हैं अब इधर हमारे निलंबन क्या है। अब आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग आप समझ में आएगा, आपने घर पे भी देखा होगा निलंबन क्या होता है। अब दिखाते हैं आपको। यह एक विस्मांगी निकाय है। इसके निलंबन के कणों का आकार, इससे कणों का आकार देखो कितना होता है, 10⁻² से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। तथा विलायक, जो विलायक होता है ना, तो विलायक के कणों का आकार 10⁻⁷ कितना बारीक होता है, 10⁻⁷ बहुत ज्यादा, या इससे भी कम होता है। बताइए 10⁻⁷, 8 या इससे भी कम होता है। जैसे जल में रेत के कण, हाँ जल में रेती कण, जो पानी है उसमें रेती कण आप दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि आप जो घर पे पानी पीते हो ना, उसके अंदर भी कुछ रेत के कण होते हैं, आप पी जाते हो, आपको पता नहीं होता है। आप सोचेंगे अच्छा ऐसे भी है क्या? जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपके घर पे टंकी तो होगी, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, जब तो बच्चे उनके मोटर से पानी टंकी में भरता होगा, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब आप महीने में टंकी साफ करते हैं, टंकी का ढक्कन खोला के साफ करते हैं, तो नीचे उसमें रेत रेत पड़ा रहता है, बहुत सारा मट्टी सी। तो कहते हैं ये कहाँ से आई? तो मैं बताता हूँ कहाँ से आती है। जब हम टंकी भरते हैं ना, तो पानी रुक जाता है। ठीक है, टंकी भर के चटकोनी बंद कर दिया आपने, तो उसके जो कण होते हैं ना, कहीं के रेते कण पानी में, वो स्थिर हो जाते हैं और आराम से नीचे जाकर बैठ जाते हैं। सारे कण नीचे बैठ जाएंगे, फिर पानी में यूज कर लेते हैं, फिर नया पानी आता है, उसके कण भी ऐसे नीचे बैठ जाते हैं। तो नीचे बैठ बैठ करके वो क्या रेतीला सा बन जाता है। उसी प्रकार से हर पानी में थोड़े ना थोड़े रेती कण होते हैं, जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, वो इतने ही होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है जल में रेत के कण। ये बात आपके लिए क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अब आगे। हाँ तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम द्रव स्नेही कोलाइडी। वे पदार्थ जो विलायक के संपर्क, विलायक बोले तो जैसे कि जल हो गया और चीनी बनाकर क्या बनते हैं, वो बनाते हैं, हमारा उत्पाद बनाते हैं। तो ये विलायक हमारा ज्यादा वाला होता है, जैसे कि पानी मान सकते हैं इसे आप। वे पदार्थ जो विलायक यानी पानी के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेंगे, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखिएगा गोंद है और स्टार्च है। इधर आ जाइएगा द्रव विरोधी कोलाइडी। ये तो क्या थे, द्रव स्नेही कोलाइडी। ये इसके विपरीत होते हैं, उल्टे, इसका विरोध करते हैं इस वाले का। तो देखते हैं इसमें, वे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते और ये बनाते हैं, तो ये बनाते द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। समझ में आया? अब इन दोनों में हम करते हैं अंतर। अब हम बढ़ते हैं द्रव स्नेही और द्रव विरोधी में अंतर। तो मैंने इधर लिख लिया है, इधर लिख लिया द्रव स्नेही और इधर ले लिया मैंने द्रव विरोधी। इन दोनों के हम पॉइंट पढ़ते जाएंगे और अंतर देखते जाएंगे। तो देखिएगा पहला अंतर क्या है, विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा पर अवक्षेपित नहीं होता है। विद्युत अपघट्य की छोटी सी मात्रा पर अवक्षेपित नहीं होता है, और इधर यहाँ पर विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा पर अवक्षेपित हो जाता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ हो जाता है। अधिक स्नेही होता है, स्थायी होता है, कम स्थायी होते हैं, माध्यम से अधिक होते हैं। माध्यम से जिस चीज में बनाएंगे उससे ज्यादा होंगे। ये बक्खर रसगुल्ले का बक्खर होता है, उसमें चीनी ज्यादा होती है, पानी कम होता है, तो वहां पर क्या माध्यम से अधिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम जूस बनाते हैं और शरबत बनाते हैं, तो उसमें माध्यम से लगभग बराबर होते हैं, बराबर से भी कम होते हैं, ये होता है ना। अब आते हैं उत्क्रमणीय होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है द्रव स्नेही के, गोंद हो गया, स्टार्च हो गया आदि। और इसके एग्जाम्पल होंगे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया इत्यादि। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बढ़ते हैं कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। तो कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां कौन कौन सी होती हैं? ये 5 होती हैं। संगणन विधियां, ऑक्सीकरण विधियां, तीसरी है अपचयन विधियां, चौथी है जल अपघटन विधियां, 5वीं अपघटन विधियां। तो हम पहले वाली हेडिंग बना लेते हैं संगणन विधियां, 5 को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले वाली ले लेते हैं संगणन विधियां। ये रही संगणन विधियां पहली। इसके अंतर्गत निम्न विधियां आती हैं।
इन विधियों में छोटे छोटे कणों को संघनित करके कोलाइडी आकार के कण को बनाए जाते हैं। जब जो बड़े होते हैं कणों को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे बारीक करके छोटा सा बनाए जाते हैं, कोलाइडी कण के आकार के बना दिया जाता है। ठीक है। दूसरा ऑक्सीकरण विधि। इस विधि द्वारा सल्फर, आयोडीन आदि गैस धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, कहीं के आयोडीन और गैस धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, मिटा कर दे देते हैं और बनते हैं अपचयन विधि पढ़ते हैं अब। हाँ तो फ्रेंड्स हम तीसरा लेते हैं अपचयन विधि। इस विधि द्वारा Ag, Au, Pt, Cu आदि धातुओं के विलयन बनाए जाते हैं। इन सभी के धातु विलयन बनाए जाते हैं। फोर्थ है जल अपघटन विधि। इस विधि द्वारा FeCr, Al आदि इत्यादि के धातुओं के हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। इनके कोलाइडी विलयन में जाएंगे। 5 यह है अपघटन विधि। इस विधि द्वारा HgS के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। ये तो वो कोलाइडी विलयन। अब पढ़ते हैं हम नई हेडिंग, वो है यांत्रिक प्रतिक्षेपण विधि। ठीक है। इन विधियों में बड़े आकार के कणों को कोलाइडी कणों में परिवर्तित किया जाता है। यह 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है। बड़े आकार को छोटे कर देंगे। और कैसी विधि है, 3 विधियां हैं। पहली है वैद्युत परिक्षेपण विधि या आर्क विधि, दूसरी यांत्रिक परिक्षेपण विधि, तीसरी है पेप्टिकरण विधि। जो तीसरे वाली है ना पेप्टिकरण विधि, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम 3 को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले वाली पढ़ते हैं डिटेल में, वैद्युत परिक्षेपण विधि या आर्क विधि। इसकी हेडिंग बनाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स हम देखते हैं पहले वाली जो है हमारी हेडिंग, वैद्युत परिक्षेपण विधि या आर्क विधि कहते हैं इसे, 2 नामों से जानते हैं। तो पढ़ते हैं, पहले हम इसे पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। इस विधि द्वारा Cu, Ag, Pt आदि धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। ठीक है। इन सबके कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। जिस धातुओं का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है उस धातु की 2 छड़ लेते हैं। ठीक है। ये छड़ें इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं। इन इलेक्ट्रोडों को NOH के तनु विलयन में डुबोते हैं। इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जिसके इलेक्ट्रोड का ताप अधिक हो जाता है और धातु इलेक्ट्रोड वाष्पित होकर NOH के तनु ठंडे विलयन में इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। ये तो इसकी परिभाषा। अब इसको समझाते हैं अपने शब्दों में। देखिए इसने क्या कहा, पहले एक एक लाइन को डीपली समझेंगे। इस विधि द्वारा Cu, Ag, Pt आदि धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। ठीक है। काहे कि इन तीनों के बनाए जाते हैं। अब खेल चलता है यहाँ से। जिस धातुओं को कोलाइडी विलयन बनाया जाता है उस धातु के 2 छड़ लेते हैं। ध्यान से समझना, 2 छड़ ले लेंगे। हमने ले ली 2 छड़, एक ये वाली एक ये वाली, एक माइनस की एक प्लस की लेंगे। ये धातुओं की छड़ है। इतना समझ में आया? इसको पूरा समझा दूं, पहले मैं चित्र को समझा दूं कि यहाँ पर हमने बर्फ के टुकड़े रख दिए। यहाँ पर ये क्या है, बर्फ के टुकड़े हैं। ये सब भरे हुए हैं। इसके अंदर NOH का विलयन भर रखा है और ये 2 छड़ है हमारे धातु इलेक्ट्रोड की छड़ है और ये बीच में आर्क है, इसका आर्क। समझ में आया? अब इसको समझते हैं। उस धातु की 2 छड़ लेते हैं। 2 छड़ हमने ले ली यहाँ पर प्लस माइनस की। ये छड़े इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। बिल्कुल ये छड़े इलेक्ट्रोड का कार्य करेंगे, प्लस माइनस की है। इन इलेक्ट्रोडों को NOH के तनु विलयन में डुबोते हैं। बिल्कुल इन दोनों इलेक्ट्रोड को ना कायम है, ये काय का विलयन है, NOH का विलयन है, लिखा है NOH का विलयन, इसमें डुबो देंगे दोनों छड़ों को। ठीक है। इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब इनमें क्या डाल देंगे, बिजली डाल देंगे, विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे। इलेक्ट्रोड बीच विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जिससे इलेक्ट्रोड का ताप अधिक हो जाता है। जो उसके इलेक्ट्रोड होंगे ना, ये इसका ताप अधिक हो जाएगा, तेज हो जाएगा, तेज बिजली में क्योंकि पावर रहती है। और धातु इलेक्ट्रोड वाष्पित, और वे वाष्पित होकर NOH के तनु ठंडे विलयन में इकट्ठा हो जाते हैं। यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे सारे, ठंडा होकर के। पहले वाष्प बनेंगे, वो पूर्ण जाएंगे, वापस में इकट्ठा हो जाएंगे। इसी प्रकार कोलाइडी भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमें क्या कोलाइडी प्राप्त होता है। ये क्लियर है आपके लिए? समझ गए इतना? ये आपको क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक तो कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स अगली हेडिंग है वो हमारी यांत्रिक परिक्षेपण विधि। इस विधि द्वारा टूथपेस्ट, पेंट पदार्थों को कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। यानी कि जो टूथपेस्ट देखते हैं कोलगेट करने वाला और पेंट देखते हैं वो इसी विधि से बनाया जाता है। आज आप भी सीख जाएंगे कैसे बनाना है, घर पे बना लेना। ठीक है। बनाए जाते हैं इस विधि में एक कोलाइडी चक्की लेते हैं। हमने क्या ले लेंगे, इसमें एक चक्की ले लेंगे कोलाइडी। ठीक है। और इस चक्की में 2 धातुओं की डिस्क लगी होती है। 2 धातुओं की डिस्क लगी होती है, एक येरी और एक येरी। ठीक है। 2 धातुओं की डिस्क लगी हुई है जो एक दूसरे से विपरीत दिशा में तेजी से चलती हैं। ये दोनों ना एक दूसरे विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में, अगर इधर को चल रही है तो इधर को चलेगी। तो ये करेंगे आपस में मिलकर पीसेंगे किसी चीज को, ऐसा उल्टी उल्टी घूमेंगे, दूसरे से विपरीत दिशा में घूमेंगी, तेजी चलती हैं। जिस पदार्थ में कोलाइडी विलयन प्राप्त करना है, बनना है, उस पदार्थ को परिक्षेपण माध्यम मिलाकर कोलाइडी चक्की में बारीक करके पीसते हैं। ठीक है। जिस पदार्थ का हमें निकालना है ना, उसमें हम परिक्षेपण माध्यम मिला करके जो उसे चिपचिपा बनाए वो इसमें डाल देते हैं और इसमें डालते हैं तो ये विपरीत घूमते थे, पीस देती है। पीसने के बाद में यहाँ से डल्ला पदार्थ ये घूमी, यहाँ से पीस गई सारी, और ये जो माल था ना ये पीस करके सारा
इधर को जाएगा, सारा नीचे गिर जाएगा, तो कोलाइडी विलयन में निकल जाएगा इधर को, और इधर से भी निकलेगा। दो रास्ते हैं निकलने के। जिस तरह आप आटा पिसवाने जाते हैं तो ऊपर से डालते साइड में निकलता है ना, वो हमारा आटा, गेहूं डालते हैं ऊपर से आटा निकलता है, उसी प्रकार की ये चक्की होती है। समझ में आया आपके? ठीक है, इतना समझ में आया। और इससे पदार्थ का कोलाइडी प्राप्त हो जाता है। देखिए कोलाइडी प्राप्त हो चुका है, आपको एक क्लियर है चक्की। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज का आखिरी टॉपिक वो है हमारा पेप्टीकरण की विधि। हाँ दोस्तों, अगला है पेप्टीकरण। तो हम लेते हैं पेप्टीकरण। तो किसी ताजा बने अवक्षेप में कोई उचित विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की विधि को पेप्टीकरण कहते हैं। इसमें बड़े कणों का आकार छोटा हो जाता है। जैसे कि आपने पहले पढ़ी थी, जो चक्की से हमने क्या करा था, पदार्थ पर प्रक्षेपण माध्यम में मिला करके उसको बारीक पीस करके अलग कोलाइडी विलयन बना लिया था। तो इस वाली विधि में क्या होगा, जो कोलाइडी विलयन मिला है उसमें विद्युत अपघट्य मिला करके, ये वाला विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो क्या होगा, उसके कण और छोटे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या था, पेप्टीकरण। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आपके समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने और भी नहीं देखे हैं, इसका हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको भी देख लीजिएगा। और आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर पढ़िए, देख लीजिएगा। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।